आज हम अपना लाइन्स एंड एंगल चैप्टर करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि लाइन्स एंगल्स का इंट्रोडक्शन देंगे, बेसिक टर्म्स जानेंगे कि हम बेसिक टर्म्स इसमें क्या क्या होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, छोटी छोटी टर्म्स जो हम पहले भी हम कर चुके हैं। देन ये देखिए लाइन एंड एंगल, लाइन और एंगल से रिलेटेड है ये चैप्टर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि लाइन क्या होती है, एंगल क्या होता है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए हमें। फर्स्ट ऑफ हम बात करते हैं लाइन की, ठीक है, एंड रे एंड लाइन सेगमेंट, ये हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जब तक हमें बेसिक चीजें नहीं पता होंगी, हम आगे का जो चैप्टर है, थ्योरम्स आएंगे, एग्जाम आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, वो हम नहीं लगा पाएंगे अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से इस चैप्टर से थ्योरम्स भी स्टार्ट हो जाती है हमारी। अभी तक जो हमने 5th चैप्टर तक किया है वो पूरा टोटली न्यूमेरिकल पार्ट था हमारा। देन लाइन क्या होता है हमारे पास, लाइन ये होता है कि अगर हमारे पास मान लो इस तरह की कोई भी स्ट्रेट लाइन गिवन है, ठीक है, वो हमारे पास जिसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स नहीं होते, क्या बोला मैंने कि जिसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स नहीं होते, वो हम उसको लेफ्ट साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हैं और राइट साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन। लाइन की डेफिनेशन क्या हुई हमारे पास कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो हम दोनों तरफ से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देन अगर मान लो ये लाइन है मेरे पास, ठीक है, इसमें से मैंने क्या किया कि 0 को मैंने यहाँ ले लिया एंड 1 यहाँ ले लिया 2, मैंने इस लाइन में से एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया, मैंने एक छोटे से पार्ट को कट कर लिया। तो जो मैंने पार्ट कट किया है वो 1 से लेकर 2 तक कट किया है मैंने, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरे को यहाँ पर इन दोनों के एंड पॉइंट पता है मुझे कि इसका 1 एंड इसका 2 है। तो ऐसी लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट हम जानते हैं या हमें पता है कि इसके एंड पॉइंट फिक्स हैं, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। समझ में आया, दोनों डेफिनेशन क्लियर हुई कि लाइन क्या होता है कि एक ऐसी लाइन जो दोनों तरफ से एक्सटेंड की जा सके, दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं हम उसको, तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइन, जिसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स नहीं होते। एंड लाइन सेगमेंट, यहाँ से मैंने किसी भी पार्ट को कट करके मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, पॉइंट आउट कर दिया, यहाँ पर मुझे इनके एंड पॉइंट पता है। तो एक ऐसी लाइन जहाँ पर हमें दोनों एंड पॉइंट पता हो, लेफ्ट वाला भी राइट वाला भी, ठीक है, इनिशियल पॉइंट भी और टर्मिनेट, इनिशियल पॉइंट भी पता हो हमने, लास्ट पॉइंट भी पता हो, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट, जिनके दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं। देन रे हमारे पास क्या होती है कि यहाँ पर एक इस तरह से होती है, इसका सिर्फ एक पॉइंट, इनिशियल पॉइंट हो या फिर कोई भी पॉइंट हो, वो फिक्स होता है, ठीक है, उसका पता होता है। बाकी राइट साइड से हम या फिर आपको एक पॉइंट पता है तो आप दूसरे पॉइंट से उसको एक्सटेंड कर सकते हो। तीनों चीजें क्लियर हुई, लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। दोबारा से देख लिए, लाइन क्या होता है कि एक ऐसी लाइन जो हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उनका फिक्स पॉइंट नहीं होता, जो एंड पॉइंट है दोनों के, इस लाइन के जो 2 एंड पॉइंट है वो फिक्स नहीं होते। देन रे, एक पॉइंट फिक्स होता है पर एक साइड से हम बढ़ा सकते हैं, ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, रे। लाइन सेगमेंट, तो ऐसी लाइन जिसके दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं, ठीक है, जिसके 2 पॉइंट होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन हैव 2 एंड पॉइंट्स। देन उसके बाद आता है कोलिनियर पॉइंट, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट किसी सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। क्या बोला मैंने, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए, 3 से ज्यादा हो सकते हैं, 3 और मोर पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पर। मान लो मेरे पास एक लाइन है ये, ठीक है, देन इस पर 3 पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट या फिर 3 से ज्यादा पॉइंट इस एक ही लाइन पर आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। 3 or more points lies on the same line,
देन इट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है हमारे पास कि 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर आए। उसके बाद नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो नॉन कोलिनियर क्या हो जाएगा, कोलिनियर का वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर नहीं आएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर। अभी यहाँ पे मैंने 5 डेफिनेशन बताई, आपको पांचों समझ में आई कि लाइन क्या होता है मेरे पास, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, नॉन कोलिनियर। एक बार फिर से देख लीजिए, लाइन होता है जिसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स नहीं होते, दोनों तरफ से हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। रे में एक पॉइंट फिक्स होता है, एक साइड से एक्सटेंड की जा सकती है। लाइन सेगमेंट हम 2 पॉइंट्स है वो फिक्स होते हैं। ठीक है, कि एक लाइन के दोनों पॉइंट एंड पॉइंट, सॉरी 2 पॉइंट नहीं एंड पॉइंट, दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते हैं। एंड कोलिनियर पॉइंट क्या होता है कि 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर लाए कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट। अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक भी लाइन पे लाए नहीं करते तो वो नॉन कोलिनियर कहलाता है। ठीक है, ये तो हमारी बेसिक टर्म थी। देन अब हमें पता होना चाहिए, लाइन की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, तो लाइन कितने तरह की होती है वो चीज देखेंगे हम। ठीक है, तो लाइन हमारे पास कितनी तरह की होती है। फर्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकेंड, पैरेलल लाइन। थर्ड, परपेंडिकुलर लाइन। ये भी सब चीज आपने पढ़ी हुई है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है हमारे पास, ऐसी कोई 2 लाइन जो आपस में काटती हैं, इंटरसेक्ट करती है, ऐसी कोई 2 लाइन, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे को काटती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों लाइन को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जिस पॉइंट पर काटती है मेरे पास उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। समझ में आया सभी को कि मैंने क्या बोला कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, कि ऐसी कोई 2 लाइन जो आपस में जो एक दूसरे को काटती है उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, और वो जिस पॉइंट पे काट रही है उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। देन पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है कि ऐसी कोई 2 लाइन जिस पर हमारे जिसमें बीच की इक्वल जो डिस्टेंस है, जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, एंड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो थ्रू आउट डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है कि ऐसी कोई 2 स्ट्रेट लाइन जिनके बीच के डिस्टेंस है वो इक्वल हो, उसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। देन परपेंडिकुलर लाइन, ये चीज ध्यान से सुनना, परपेंडिकुलर लाइन, मान लो कोई 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, और जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही है जिस पॉइंट पर, वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। क्या बोला, इसमें और इसमें इंटरसेक्टिंग और परपेंडिकुलर में डिफरेंस है। इंटरसेक्टिंग लाइन 2 लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर रही है, परपेंडिकुलर लाइन आपस में कट कर रही है लेकिन जिस पॉइंट पे कट कर रही है वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तब तो वो परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी। अगर ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता तो फिर वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। तो लाइन 3 तरह की थी, हमें 3 तरह की पढ़ी हमने, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है कि कोई 2 लाइन एक दूसरे को कट करती है। पैरेलल लाइन 2 स्ट्रेट लाइन जिसके डिस्टेंस थ्रू आउट डिस्टेंस सेम हो। एंड परपेंडिकुलर लाइन ऐसी कोई 2 लाइन जो आपस में काट रही है, लेकिन जो काट रही है ना, जहां पर वो काट रही है जिस पॉइंट पर, तो वो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो वो परपेंडिकुलर लाइन होती है। समझ में आया सभी को यहाँ तक, बोलिए भाई। उसके बाद बात करते हैं हम एंगल। पहले एंगल की डेफिनेशन करेंगे, देन एंगल के देखेंगे कि कितने तरह के हमारे पास एंगल है। ठीक है, एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, मान लो मेरे पास कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक रे निकल रही है। ठीक है, एक पॉइंट है, इससे एक रे निकल रही है, सेम इसी पॉइंट से सेकंड रे निकल रही है मेरे पास। जो इनके बीच में जब फर्स्ट रे निकली है और जब सेकंड रे निकल रही है, तो फर्स्ट रे से सेकंड रे के बीच में जो चीज हम मेजर करते हैं
उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। तो एंगल की डेफिनेशन क्या होती है कि जहाँ पे वर्टेक्स, इसको हमें वर्टेक्स बोला जाता है, ठीक है। तो एंगल क्या होता है कि एक पॉइंट है, उससे अगर हमारी एक रे निकलती है, सेम पॉइंट से सेकंड रे निकलती है, तो फर्स्ट रे से सेकंड रे के बीच में जो चीज हम मेजर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल, ठीक है। देन एंगल कितने तरह के होते हैं, फर्स्ट जीरो एंगल, जीरो एंगल क्या होता है, सेकंड एक्यूट एंगल, थर्ड राइट एंगल, फोर्थ ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। और भी है इसके बाद, ऑब्ट्यूस के बाद स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। पहले हम ये करते हैं, जीरो एंगल किसे बोलते हैं हम, जीरो एंगल क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई पॉइंट है, वहां से एक रे निकल रही है, इसी पॉइंट, इसी रे के ऊपर एक दूसरी रे भी निकल रही है मेरे पास, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट रे के ऊपर जो सेकंड रे है, ये मूव नहीं कर रही, हिल नहीं रही है, ना ऊपर ना नीचे, एक जगह पे कांस्टेंट है, तो ये कितने डिग्री का, तो एंगल कब बनता है, जब हमारी एक रे दूसरी रे वो थोड़ा सा मूव करती है ऊपर की तरफ, तब एंगल बनता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी एंगल बना ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर है, तो ये मूव कर ही नहीं रही, तो इसका मतलब ये क्या है, जीरो एंगल है। यहाँ पर ये जीरो एंगल की डेफिनेशन है कि एक पॉइंट से जब हमारे पास एक रे निकलती है, देन उसी पॉइंट से सेकंड रे निकल रही है, वो उसी के ऊपर है बिल्कुल, वो थोड़ा बहुत भी मूव नहीं करती, देन मूव नहीं करती, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, मान लो पॉइंट है, पॉइंट से एक रे निकल रही है, वो थोड़ा मूव कर गई, ठीक है। पहले तो क्या थी, इसके ऊपर थी, मूव ही नहीं कर रही थी, लेकिन अब वो इसके ऊपर से उठ के थोड़ा सा मूव कर दिया उसने, तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। लेकिन एक्यूट एंगल की भी एक लिमिट होती है कि वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to 90 डिग्री। अगर एक्यूट एंगल वही एंगल एक्यूट एंगल कहलाएगा जो हमारे पास 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में बनता है, यानी 30, 10, 20, 60, 40, ठीक है। ये सभी क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल समझ में आया सभी को कि कोई एक ऐसा एंगल जिसकी लिमिट होती है 0 से 90 डिग्री पर। देन राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है, एल की शेप में होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। राइट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। देन ऑब्ट्यूस एंगल, सेम जैसे एक्यूट एंगल में 0 से 90 डिग्री तक होता है, वैसे ही ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है हमारा, 90 to 180 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 से तो बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए। सेम इसमें 0 से बड़ा होना चाहिए एक्यूट एंगल में, और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है, ये रब कर दो सारा, फिफ्थ आता है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ये सभी समझ में आए। स्ट्रेट एंगल क्या होता है हमारे पास कि एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री बनाता है, ठीक है। एक ऐसा एंगल, मान लो ये पॉइंट है, ये रे है, जब हमारे पास अगर मान लो ये रे ऐसे निकल रही है, तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा, क्योंकि 90 का तो हमारे पास ये होता है, ये 90 का होता है, तो 90 से बिलो तो सारे एक्यूट एंगल कहलाएंगे। लेकिन जब वो 90 से बड़ा चला जाता है, तो वो कौन सा कहलाता है, ऑब्ट्यूस। लेकिन वो 180 से छोटा, तो 180 कहाँ आता है, यहाँ पर, ठीक है। जो ये कंप्लीट एंगल बनता है वो कितने का बनता है 180 डिग्री का। तो जो स्ट्रेट एंगल वो क्या कहता है कि वो कितने का होता है, 180 डिग्री का। देन सिक्स्थ रिफ्लेक्स एंगल, एंड लास्ट है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल के बाद कंप्लीट एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन
360 डिग्री, जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो, 360 डिग्री से छोटा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। जो 180 टू 360 के बीच में हो वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। कंप्लीट एंगल क्या होता है कि जो कंप्लीट 360 का एंगल बनाता है। यहाँ पर हमने लाइन किया, एंगल किया, सभी को समझ में आया? एक बार फिर से देख लो, एंगल में हमने क्या किया है। फर्स्ट हमने किया था जीरो एंगल। जीरो एंगल की एक रे के ऊपर सेकंड रे रहती है, वो मूव नहीं करती, उसे हम जीरो एंगल बोलते थे। देन उसके बाद हमने किया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है कि जीरो से तो बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। उसके बाद राइट एंगल जो 90 डिग्री का होना चाहिए। देन ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। देन स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री का हो। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। और कंप्लीट एंगल जो 360 डिग्री का बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। तो ये हमारे पास कुछ लाइंस की डेफिनेशन थी एंड कुछ एंगल्स की डेफिनेशन थी, ये हमें पता है, ठीक है। देन हम पढ़ते हैं पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल, थर्ड एडजेसेंट एंगल। पहले ये तीनों पढ़ते हैं, देन उसके बाद और भी है बच्चे हुए दो है, लीनियर पेयर एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो भी करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ऐसे कोई दो एंगल जब हम उनका सम करते हैं तो वो 90 डिग्री होना चाहिए। क्या बोला मैंने? ऐसे कोई दो एंगल, ठीक है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, जब भी हम किसी दो एंगल को सम करेंगे तो वो कितना आना चाहिए? ए प्लस बी कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कि वहां पर कोई भी दो एंगल है उनका सम कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जहां पर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। देन एडजेसेंट एंगल क्या होता है? पड़ोसी एंगल, ठीक है। एडजेसेंट मतलब पड़ोस, ठीक है, जो हमारा नेबर है उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। लेकिन उसमें एक कॉमन वर्टेक्स होगा, ठीक है, वर्टेक्स है वो कॉमन होगा और जो आर्म है वो भी कॉमन होगी। जैसे देखिए, मान लीजिए ये एंगल है, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगर इस फिगर से मुझे पता करना है कि मेरे पास कौन कौन से एंगल है वो एडजेसेंट एंगल है, तो देखो पड़ोसी ए है वो बी का पड़ोसी है, बी है वो सी का पड़ोसी है, ठीक है। तो ए और बी क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल हो गए। जब हम ए और बी को एडजेसेंट एंगल करेंगे तो देखिए वर्टेक्स भी कॉमन है और जो इनके बीच में जो आर्म है वो भी कॉमन है, ठीक है। इसी तरह क्या मैं सी और ए को एडजेसेंट एंगल बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती, क्योंकि इनके बीच में बी है, ये पड़ोसी नहीं है, नेबर नहीं है ये एक दूसरे के, ठीक है। तो वो नेबर होने चाहिए और इनके बीच में कोई कॉमन आर्म भी नहीं है। हाँ, कॉमन वर्टेक्स है लेकिन कॉमन आर्म नहीं है। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? जो नेबर हो एक दूसरे के, जिसमें वर्टेक्स भी कॉमन और साथ साथ आर्म भी कॉमन होनी चाहिए, उसको हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। देन लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ऐसे कोई दो एडजेसेंट एंगल, ऐसे कोई दो एडजेसेंट एंगल जो 180 डिग्री बनाता है, ठीक है। यहाँ पर ये है, ये ए एंगल है, ये बी है,
एक लाइन है जहां पर एक रे गई है हमारे पास, ठीक है। एक लाइन ए बी है, इस ए बी पर एक लाइन ये ओ है, ओसी एक रे है, ठीक है, जो दो एंगल बना रही है, एंगल ए एंड एंगल बी। तो ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल हुए। तो जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब एक चीज ध्यान देना कि सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल दोनों सेम चीज ही तो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी दो एंगल का सम 180 डिग्री है और यहाँ पर भी दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। फिर हम इनको अलग अलग क्यों स्टडी कर रहे हैं, एक ही जगह क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल में कोई भी दो एंगल का सम 180 डिग्री हो सकता है, लेकिन लीनियर पेयर एंगल में सिर्फ दो एडजेसेंट एंगल का, ठीक है, सिर्फ दो, ओनली एंड ओनली टू एडजेसेंट एंगल, सिर्फ दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन सप्लीमेंट्री में सभी चलते हैं, कोई भी दो ले लो आप। अच्छा, क्या सारे सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएंगे? यस और नो? क्या सारे सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएंगे? बोलिए भाई। यहां पर इसका एक लास्ट बचेगा, वर्टिकली अपोजिट। क्या सारे लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल होता है दो एंगल का सम, किसी भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन लीनियर पेयर सिर्फ दो एडजेसेंट एंगल का सम, ठीक है। तो जितने भी सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं होते, लेकिन जितने भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल होंगे वो सारे सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, ठीक है। देन वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है कि जब कोई दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पर वो दो लाइन चार एंगल्स बना रही है मेरे पास, 1 2 3 and 4। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल वो एंगल कहलाएंगे जो आमने सामने हो, एक दूसरे के आमने सामने हो। तो एंगल 1 के सामने कौन सा है, एंगल 3, एंगल 2 के सामने कौन सा, एंगल 4। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड एंगल 2 एंड एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आया यहाँ तक? पेयर ऑफ एंगल्स हमने क्या क्या पढ़ा पेयर ऑफ एंगल्स में? फर्स्ट हमने किया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। देन सप्लीमेंट्री दो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। देन उसके बाद एडजेसेंट एंगल, पड़ोसी एंगल, जो इसमें एक वर्टेक्स कॉमन होता है, आर्म कॉमन होती है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल टू एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। देन वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, तो जो आमने सामने एंगल बनते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे उसको। देन उसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं। फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, कुछ टर्म्स आती हैं मेरे पास। एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है, और हमें ये बतानी होगी कि कौन कौन सी आती है। फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल, सेकंड इंटीरियर एंगल, थर्ड क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक है, एंड फोर्थ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फिफ्थ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंड लास्ट को इंटीरियर। ये सब देखेंगे हम। ये कब बनते हैं, ये एंगल कब बनते हैं, पहले वो चीज देखते हैं कि अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है, अगर हमारे पास कोई दो स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर एक अनदर लाइन फॉल करती है, ठीक है। सबसे पहली बात, जो लाइन फॉल कर रही है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं,
ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। किन्हीं दो स्ट्रेट लाइन पर एक लाइन जब गिरती है तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। जब हमारी दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक तीसरी लाइन गिर रही है तो काफी सारे एंगल यानी 8 एंगल हैं जो हमारे पास आ रहे हैं। नाम दे देते हैं इनको 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। इस फिगर से हम बताएंगे ये 6 के 6 पॉइंट क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब क्या होता है मेरे पास, बाहर, यानी जो बाहर के एंगल है, जो ये जो दो लाइन है मेरे पास, इस लाइन को मैंने M मान लिया, ठीक है, और इस लाइन को मैंने N मान लिया। जो दो लाइन है M और N, उनके बाहर यानी M से बाहर और N से बाहर जो इतने भी एंगल है वो सभी क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर एंगल। जैसे यहाँ पर ही लिख देती हूँ कि एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से है, 1 2 8 और 7। ये क्या है मेरे पास, एक्सटीरियर एंगल है कि दो लाइंस के बाहर के एंगल। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, हाँ भाई, इंटीरियर अंदर। ऐसी ये दो लाइन इन दोनों लाइन के अंदर अंदर जितने भी एंगल है वो क्या कहलाते हैं, इंटीरियर एंगल। तो कौन कौन से हैं, एंगल 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ बात थी एक्सटीरियर और इंटीरियर की। एक्सटीरियर होते हैं कि जो दो स्ट्रेट लाइन है उनके बाहर की साइड एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। इंटीरियर जो दो लाइन है उनके अंदर की साइड, ठीक है। देन क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ध्यान से सुनना कि क्या बोल रही मैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ऐसे एंगल जो सेम साइड में हो और सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है। ऐसे एंगल जो सेम साइड में और सेम डायरेक्शन में हो। मान लो ये मेरे पास राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो राइट में अगर मैं कोई एंगल देखती हूँ और उसका मुझे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल देखना है तो उसी साइड में ही होना चाहिए जिस साइड में हम देख रहे हैं। तो मैं राइट साइड में देख रही हूँ तो वो दूसरा एंगल भी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है वो भी राइट साइड में होना चाहिए। प्लस में दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो देखो 1 की डायरेक्शन क्या है, ऐसे, 4 की डायरेक्शन क्या है, ऐसे, 5 की ऐसे, 8 की ऐसे, 2 की डायरेक्शन ये है, 3 की ये, 6 की ये और 7 की ये डायरेक्शन है। आप देखो कि किस किस की सेम साइड में डायरेक्शन भी सेम है, एंगल 1 और एंगल 5 की, ठीक है। तो जो एंगल 1 एंड एंगल 5 है वो क्या हो गए, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गए, ठीक है। क्या मैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 बोल सकती हूँ यहाँ पर, ये मैं तभी बोल सकती हूँ जब हमारे पास जो M लाइन है वो L लाइन के पैरेलल हो, ठीक है। कि ये इक्वल तभी होंगे जब हमारे पास जो लाइन M है वो N के पैरेलल हो। कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, अगर उस क्वेश्चन में गिवन है कि M और N लाइन है वो आपस में पैरेलल है, तब तो चाहे वो कितने भी एंगल बनाए, क्रॉसपॉन्डिंग बनाए, अल्टरनेट बनाए, इंटीरियर एक्सटीरियर कुछ भी बनाए, तब वो इक्वल होंगे। लेकिन अगर पैरेलल नहीं बोला, सिर्फ स्ट्रेट लाइन बोला है, तब वो इक्वल नहीं लिख सकते। तो ये इक्वल हम कब लिखेंगे कि एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल है, जब लिखेंगे जब M है वो पैरेलल टू N होगा, ठीक है, कि M इज पैरेलल टू N। ये कंडीशन हम तब लिखेंगे। अदरवाइज हम ये बोलेंगे कि एंगल 1 एंड एंगल 5 आर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सेम। एंगल 2 ऊपर की साइड है लेकिन लेफ्ट साइड में है, तो देखो ऊपर की साइड कौन सा है, ये नीचे की साइड है, नीचे की साइड ये ऊपर की साइड। तो एंगल 2 और एंगल 6 क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, लेकिन वो भी इक्वल कब होंगे, जब M पैरेलल टू N होगा। सेम 3 7 सेम डायरेक्शन है और सेम साइड है, ठीक है। 4 8 सेम डायरेक्शन है एंड सेम साइड है। तो ये तो थे हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट मतलब क्या होता है, अपोजिट एंगल, और इंटीरियर अंदर के। तो जो दो लाइन है इनके जो अंदर एंगल है वो अपोजिट होने चाहिए। तो जो एंगल 4 है, ठीक है, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 3, 4 एंगल है अंदर, इनके अपोजिट देखो। एंगल 4 का अपोजिट कौन है, एंगल 6, तो एंगल 4 है वो एंगल 6। एंगल 4 एंड एंगल 6 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये इक्वल कब होंगे, जब लाइन पैरेलल होंगी। तो एंगल 4 एंड एंगल 6 इंटीरियर एंगल, और ये इक्वल कब होंगे हमारे पास, जब एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल तब होंगे जब M पैरेलल टू N होगा, ठीक है। इसमें इक्वल तभी होंगे जब M लाइन है वो N लाइन के पैरेलल होगी। सेम
एंगल 3 है वो एंगल 5 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। उसके बाद आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अपोजिट बाहर वाले अपोजिट एंगल। 1 2 7 8, तो 1 का अपोजिट क्या है 7 और 2 का अपोजिट क्या है 8, तो 1 है वो 7 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है और जो 2 है वो 8 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ये भी तभी इक्वल होंगे जब हमारे पास m पैरेलल टू n होगा। तो एंगल 1 है एंड एंगल 7, यहाँ पर मैं एक एक एग्जांपल लिखा है, ठीक है, सारे नहीं लिख रही। एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7 कब होगा, जब हमारे पास m लाइन पैरेलल टू n होगी। लास्ट को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब क्या होता है अंदर, और को मतलब क्या होता है साथ वाला, सर ठीक है। मतलब क्या है कि जो साथ वाले अंदर की साइड सेम साइड वाले साथ वाले, ठीक है। जैसे 3 4 5 6 अंदर ये एंगल है, तो 3 के साथ में कौन है एंगल 6 है, 4 के साथ में कौन है एंगल 5 है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ कि एंगल 3 एंड एंगल 6 आर को इंटीरियर एंगल। ये क्या है मेरे पास को इंटीरियर एंगल, एंड एंगल 4 और एंगल 5 इज ऑल्सो को इंटीरियर एंगल। लेकिन यहाँ पे जब m पैरेलल्स टू n हुए तो ये एंगल आपस में इक्वल हो गए, लेकिन को इंटीरियर एंगल में इक्वल नहीं होंगे। जब लाइन हमें पैरेलल गिवन है तो क्या होगा कि जो एंगल सेम साइड के एंगल है उनका दोनों का सम है वो 180 डिग्री होगा। और ये कब होगा, जब हमारे पास m पैरेलल टू n होगा, कि जब हमारे पास m है वो n के पैरेलल हुआ तो जो दो सेम साइड है, जो दो एंगल है सेम साइड के, उनका प्लस 180 डिग्री होगा, उनका सम 180 डिग्री होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे को इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये कुछ टर्म्स थी, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि एक ऐसे एंगल जब हम कोई भी दो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं देन उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन गिरती है तो बहुत सारे एंगल्स डिवाइड होते हैं। तो ऐसे एंगल जो इन दो लाइनों के बाहर की तरफ हो, तो ये लाइन है, इस लाइन का बाहर उस साइड है और इस लाइन का नीचे की तरफ है, तो 1 2 7 8 ये क्या होंगे एक्सटीरियर एंगल होंगे। और इंटीरियर एंगल अंदर वाले, दोनों लाइन के अंदर वाले 3 4 5 6। देन क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सेम साइड एंड सेम डायरेक्शन, सेम साइड सेम डायरेक्शन। तो 1 की डायरेक्शन देखिए कौन से एंगल को मैच कर दिया एंगल 5 को, तो 1 और 5 क्या है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है एक दूसरे के, लेकिन वो इक्वल तभी होंगे जब वो m और n क्या है पैरेलल है, ठीक है। सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 4 एंड एंगल 6, अल्टरनेट अपोजिट और इंटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल के अपोजिट एंगल। तो एंगल 4 है उसका अपोजिट क्या है 6, एंगल 3 है इसका अपोजिट क्या है 5, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर होंगे और इक्वल कब होंगे एक दूसरे के, जब m पैरेलल्स टू n होगा। सेम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 एंड 7 अपोजिट होने चाहिए लेकिन बाहर वाले 1 और 7 2 एंड 8 ये क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और इक्वल कब होंगे जब हम पैरेलल्स टू n, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। देन को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल क्या होता है, को का मतलब साथ होता है, इंटीरियर का अंदर होता है। तो अंदर वाले एंगल जो साथ में है उसको हम को इंटीरियर कहेंगे। तो अंदर वाले एंगल कौन कौन से है 3 4 5 6, 3 के साथ में कौन सा है 6, जो 3 है वो 6 का को इंटीरियर एंगल है, या फिर 6 है वो 3 का को इंटीरियर एंगल है। सेम 4 5 का को इंटीरियर है या 5 4 का को इंटीरियर बोल सकते हैं। देन उसके बाद इक्वल कब होंगे, जब अगर हमारे पास कंडीशन आ गई कि m पैरेलल्स टू n है, तब ये इक्वल नहीं लिख सकते जैसे हमने औरों में लिखा था कि इक्वल हो जाएंगे, नहीं, तब ये होगा कि सेम साइड के एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन था लाइंस एंड एंगल्स का।